हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 ज्योग्राफी पार्ट 1 है आपका। और आज इस चैप्टर का नाम है आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के बारे में। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो या क्वेटनरी हो, और वर्क टू स्टडी द प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ द रीजनल रिसोर्सेज। ये क्या है, इसके अंदर जो भी काम होता है उसको हम उसके अंदर हम लोग यूटिलाइज करते हैं रीजनल रिसोर्सेज को। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि कुछ चीज़ बनाना, प्रोक्योर करना, और इसको बनाने के लिए हम रीजनल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो निकाला हुआ सामान होता है, माइनिंग के थ्रू या एग्रीकल्चर के थ्रू, उस मटेरियल को यूज़ किया जाता है और उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है यूजेबल चीज़ के अंदर, जिसको हम यूज़ कर सके, वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंदर आता है। एंड दीज रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन, और ये जो रिसोर्सेज हैं वो एसेंशियल हैं ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंदर आती हैं, इसमें इंक्लूड होता है रिफाइनिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को रिफाइन करना, चेंजिंग द अपीयरेंस, जैसे वो निकालते वक्त अपीयर होते हैं उनको बदलना, एंड एक्टिविटीज़ विच मेक दैम मोर यूज़फुल, और ऐसी एक्टिविटी करना जिससे कि वो और बहुत ज़्यादा यूज़फुल बन जाए लिविंग्स के लिए। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ये नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू को बढ़ाने का काम करती है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में भी डिवाइडेड इनटू 10 मेजर ग्रुप्स। इसको डिवाइड किया गया है 10 मेजर ग्रुप्स के अंदर। एक होता है आपका इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, सेकेंड है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, फोर्थ है आपका केमिकल इंडस्ट्री, फिफ्थ है पावर इंडस्ट्री, सिक्स्थ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेवन्थ है फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री, एट्थ है मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री, एंड नाइन्थ है आपका प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, एंड ट्रांसपोर्ट, 10th है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज। तो ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंदर 10 मेजर ग्रुप्स आते हैं। फर्स्ट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कुछ बनाना, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना। The meaning of manufacturing industries is to change the raw material procured from primary production. Procured हो गया मतलब चेंज कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन को चेंज करना, जो रॉ मटेरियल्स को चेंज करना प्राइमरी प्रोडक्शन से विद द हेल्प ऑफ टूल्स। और ये जो बदलाव आता है वो टूल्स की मदद से आता है, ऑपरेटेड बाय फिजिकल और मैकेनिकल पावर, जो कि फिजिकल और मैकेनिकल पावर के ऑपरेट के थ्रू होता है, बाय प्री डिटरमाइन एंड कंट्रोल प्रोसेस, और पहले से डिटरमाइन किया हुआ या कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू इसको चेंज किया जाता है इनटू आर्टिकल्स ऑफ एनी डिज़ायर्ड फॉर्म, जैसा कि हम चाहते हैं उस फॉर्म के अंदर, शेप के अंदर और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये मीनिंग हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, तो इसका आंसर ये है, द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज टू चेंज raw materials procured from primary production with help of tools operated by physical and mechanical power by predetermined and controlled process into articles of any desired form, shape or specific property. The term manufacturing industry is often led to a मिसकॉन्सेप्शन। अब क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं इनको लेकर भी कई मिसकॉन्सेप्शन है, यानी कि इसमें भी लोग जो हैं उसको गलत समझते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को समझते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, कि उनका ऐसा मानना है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, पर ऐसा नहीं होता। बट इन फैक्ट इट इज़ नॉट सो। दिस इंडस्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड एनी लेवल, ये जो इंडस्ट्री है किसी भी लेवल पे स्टार्ट किया जा सकता है इसको। इन दिस रिगार्ड फ्रॉम सिंपल आर्टिकल, और इससे अगर हम इस रिगार्ड से देखें तो सिंपल आर्टिकल्स जैसे कि पॉटरी है या टॉयज़ बनाना है फ्रॉम क्ले, मिट्टी से, टू हैवी फिनिश गुड, या मतलब छोटा सा सामान है पॉटरी या टॉय बनाना मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से, या बड़ी बड़ी चीज़ें बनाना जैसे कि बड़ी मशीन्स हैं, ह्यूज मशीन्स,
एंड वेसल्स, हैवी केमिकल एटसेट्रा, ये सभी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इसको इंक्लूड किया जाता है। द नेचुरल सब्सटेंस यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और जो नेचुरल सब्सटेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ करते हैं उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट डू यू मीन बाय रॉ मटेरियल, तो द नेचुरल सब्सटेंस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर नोन एज रॉ मटेरियल, जैसे कि सच एज मेटल ओर, टिम्बर्स, कॉटन एटसेट्रा। देर आर ऑल्सो अनमॉडिफाइड सब्सटेंस, इसके अलावा कुछ अनमॉडिफाइड सब्सटेंस भी हैं जिसको मॉडिफाई नहीं किया गया है, जैसे कि स्टील है, फ्रॉम विच इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट और स्पेयर पार्ट बनते हैं, पेपर पल्प प्रोड्यूस फ्रॉम द स्लिटेड वुड, और जो पेपर पल्प, जो पेपर का बुरादा है जो प्रोड्यूस किया जाता है स्लिटेड वुड से। क्लोथ इज वेव फ्रॉम द कॉटन यार्न, और जो क्लोथ है वो बनते हैं कॉटन यार्न से। स्लेटेड वुड मतलब होता है जो चीरा, स्लेटेड का जो हिंदी मीनिंग है वो है चीरा लगा हुआ या चीरा लगी हुई लकड़ी, जैसे कि जो लकड़ी का जो बुरादा बच जाता है चीरने के बाद उसको हम स्लेटेड वुड कहते हैं, और इससे पेपर पल्प बनता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के साथ साथ इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाती है। अगर जहाँ पर किसी भी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है तो इसका मतलब वहाँ की नेशनल इनकम भी साथ साथ में बढ़ रही है। द कंट्री डेवलप्स, और वो कंट्री डेवलप हो जाती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ पैरामीटर, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ये पैरामीटर होता है ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री की अगर आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जाननी है तो वहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि वहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है। ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, जैसे कि यूएसए, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, आर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज। ये इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करना चाहिए, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इंडस्ट्रीज़ कैन बी स्टैब्लिश ओनली इन दोज प्लेस, इंडस्ट्रीज़ केवल उन्हीं प्लेस पर स्टैब्लिश करनी चाहिए वेयर नेसेसरी जोग्राफिकल कंडीशंस आर अवेलेबल, जहाँ पर नेसेसरी जोग्राफिकल कंडीशंस अवेलेबल होते हैं फॉर दियर डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन, और जो फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशंस हैं और डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर, वो 9.1 चार्ट जो दे रखा है इसमें नीचे उसमें बताया गया है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो आपका आता है वो है रॉ मटेरियल। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल शुड बी इजीली, अबेंडेंटली, और जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से और ज़्यादा मात्रा के अंदर अवेलेबल होता है एट अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल मतलब होता है जो आसानी से हम इसको एफोर्ड कर सकें, दे सकें ऐसे प्राइजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्रीज़। किसी भी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि रॉ मटेरियल पर्याप्त मात्रा के अंदर और अफोर्डेबल प्राइस के रूप में मिलना चाहिए। हैंस मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़, और इसी वजह से ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो माइंस के पास या फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एरिया और कोस्टल रीजन के आसपास ही सेटअप की जाती हैं या लोकेट की जाती हैं। दिस टेंडेंसी इज़ पर्टिकुलरली ऑब्जर्व, और ये जो टेंडेंसी है पर्टिकुलरली ऑब्जर्व की जाती है इन दोज इंडस्ट्रीज़ विच यूज़ हैवी, और ख़ासकर ये उन इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कि हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो हैवी रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। चीप एंड रॉ मटेरियल्स ऑफ वेट लूजिंग नेचर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। तो जो हैवी है या सस्ते या रॉ मटेरियल्स जो होते हैं जिसका वेट लूज़ करता है नेचर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि वो तो पास में पड़ गया इसलिए उन्होंने आसानी से मंगा लिया, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम होता है। अदरवाइज द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, और अगर ये दूर होते हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है ट्रांसपोर्ट का, वो बढ़ जाता है। मोस्ट ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आर स्टैब्लिश ऑन अ सूटेबल लोकेशन, और ज़्यादातर जो स्टील इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होती हैं
सुटेबल लोकेशन पर नियर द कोल माइंस और आयरन ओर माइंस और इन बिटवीन कोल और आयरन ओर माइंस। तो ये इसमें बता रखा है कि ज़्यादातर जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये स्टैब्लिश की जाती हैं जो इनके लिए सुटेबल लोकेशन होती है, खास करके जहाँ पर कोल माइंस होते हैं या आयरन ओर माइंस होती हैं या कोल और आयरन माइंस के बीच वाली जो जगह होती है, ऐसी जगह पर इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है या स्टैब्लिश किया जाता है। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन पेरिशेबल रॉ मटेरियल्स, और ऐसी इंडस्ट्री जो कि पेरिशेबल मतलब होता है जो जल्दी ख़राब होने वाले चीज़ें होती हैं उनको पेरिशेबल कहा जाता है, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, फिशरीज आर ऑल्सो स्टैब्लिश नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो इनको भी ऐसी जगह पर स्टैब्लिश किया जाता है जहाँ पर रॉ मटेरियल पास में मिल जाए, क्योंकि क्या होता है दूर से अगर कोई चीज़ आएगी तो ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एक तो हैवी इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल के आसपास वाली जगह पर इस्टेब्लिश की जाती है, दूसरा पेरिशेबल रॉ मटेरियल्स हैं, ऐसी इंडस्ट्री जो पेरिशेबल रॉ मटेरियल पर डिपेंड होती हैं वो भी उनके आसपास वाले एरिया में ही इस्टेब्लिश की जाती हैं। बट सर्टेन कमोडिटीज़, लेकिन कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिससे न तो उनका वेट कम होता है, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल अ टन ऑफ कॉटन, अ टन ऑफ यार्न इज़ प्रोड्यूस। अब जैसे मान लीजिए 1 टन कॉटन है, उससे 1 टन यार्न ही बनेगा, इसमें उसका वेट कम नहीं होगा। देयरफॉर कॉटन इज़ इम्पोर्टेड बाय जापान, और इसी वजह से जो कॉटन है उसको जापान से इंपोर्ट किया जाता है, जापान और ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता है। फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फ्रॉम यूएसए। देखो इसमें बताया गया है कि जो कॉटन है वो इंपोर्ट किया जाता है जापान और ब्रिटेन के द्वारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए यूएसए, इजिप्ट और इंडिया से। यानी जो कॉटन है जापान और ब्रिटेन है वो यूएसए, इजिप्ट और इंडिया से कॉटन मंगाता है। देयर आर सम कंट्रीज़, ऐसी ही कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान, फिर रॉ मटेरियल इज़ नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस, जहाँ उनके लिए रॉ मटेरियल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ जापान आर बेस्ड ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, क्योंकि जापान के अंदर ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पर ही बेस्ड होती हैं। अब ये इन्होंने आपका 9.1 जो चार्ट बता रखा है कि इंडस्ट्रीज़ को कहाँ कहाँ लोकेट करना चाहिए। तो अभी आप पढ़ रहे थे रॉ मटेरियल कि रॉ मटेरियल जहाँ आसपास हो वहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज़ को और पेरिशेबल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाहिए। दूसरा, जहाँ पर आसानी से उनको पावर रिसोर्सेज मिल जाते हैं, पावर रिसोर्सेज से मतलब इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वगैरह जो है उनको आसानी से मिल जाए, तो ऐसी जगह इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटी जहाँ आसानी से मिल जाए वहाँ लोकेट करनी चाहिए, जहाँ उनको मार्केट अवेलेबल हो जाए ऐसी जगह। स्किल लेबर जहाँ पर उनको मिल जाए, या कैपिटल पैसा जहाँ पर उसको आसानी से मिल जाए, या वाटर सप्लाई है, क्लाइमेट है, हाई टेक्निक, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस डालते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ पर, या लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड है इन सभी फैक्टर्स पर। जहाँ पर ये फैक्टर आसानी से इनको मिल जाते हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को लोकेट किया जाता है। देन सेकेंड आता है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ प्रॉपर एंड approachable manner is important for the centralization and development of industries। अब जो अवेलेबिलिटी है सोर्स ऑफ एनर्जी की इन प्रॉपर तरीके से और अप्रोचेबल मैनर में अगर मिलती है उनको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्रीज़ के सेंट्रलाइजेशन के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। और तो इसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्रॉपर एंड अप्रोचेबल मैनर, ये ज़रूरी होता है सेंट्रलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए। एंड मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और जो मेजर सोर्सेज हैं एनर्जी के जैसे कि कोल, ये कुछ मेजर सोर्सेज बता रखे हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या क्या चाहिए। कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड एटॉमिक पावर, ये इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए चाहिए होती है, और ये ही एनर्जी के सोर्स हैं, यानी एनर्जी इन्हीं से क्रिएट होती है। हैवी इंडस्ट्रीज़ लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज गेन
और जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़, वो पावर गेन करती हैं कोल से, यानी कोल से एनर्जी उनको मिलती है और उससे उनकी जो इंडस्ट्री है वो रन होती है। इट इज़ स्टैब्लिश नियर द कोल माइंस, और ये कोल माइंस जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये कोल माइंस के आसपास स्टैब्लिश होती हैं। मोस्ट ऑफ द आयरन इंडस्ट्रीज़, और ज़्यादातर जो आयरन इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आयरन इंडस्ट्री सेंटर ये यूएसए के अंदर है, एंड रशिया एंड यूरोपियन कंट्रीज़, ये लोकेटेड होता है नियर द कोल माइंस के पास में। इंडियाज़ मेजर आयरन स्टील सेंटर, इंडिया के जो मेजर आयरन स्टील सेंटर्स हैं ये लोकेटेड हैं झारिया, रानीगंज, कोल माइंस के आसपास, इन दामोदर वैली। तो ये इंडिया के बता रखे हैं मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेटअप की गई है। ये लोकेटेड है झारिया एंड रानीगंज कोल माइन के पास, इन दामोदर वैली। ऐसे ही जो एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ है ये इस्टेब्लिश है नियर द चीप हाइडल पावर स्टेशन, चीप हाइडल पावर स्टेशन के पास में, जहाँ से इनको आसानी से सस्ते दामों पर हाइडल पावर स्टेशन या हाइडल पावर बना सकते हैं। इंडस्ट्रीज हैव बीन डिसेंट्रलाइज, और इंडस्ट्रीज़ को डिसेंट्रलाइज किया जाता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वायर एंड ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थ्रू पाइपलाइन। अब इंडस्ट्रीज़ कैसे डिसेंट्रलाइज होती हैं, डिसेंट्रलाइज क्यों होती हैं, इसका रीज़न इसमें बता रखा है कि इंडस्ट्रीज़ को डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है, डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करके। और ये ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, थ्रू वायर्स एंड इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को वहाँ पहुँचाया जाता है। दिस इज़ द रीज़न दैट द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस प्रोड्यूस रीजन कुड नॉट बिकम बिग इंडस्ट्रियल रीजन। और यही एक कारण है जिसकी वजह से जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ये प्रोड्यूसिंग रीज़न, ये ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स नहीं होते हैं। देन फिर आता है आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। Frequent and efficient means of transport and communication are essential for the industrial development to bring raw material to factories and carry the finished goods to the market. अब इसमें बताया है कि जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से ही जो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो पाता है और जो रॉ मटेरियल होती हैं वो फैक्ट्री तक पहुंचाई जाती हैं और वहाँ से जो फिनिश्ड गुड होता है उसको मार्केट में पहुंचाया जाता है। कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्ले अ वाइटल रोल, और जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट इन वेस्टर्न यूरोप के अंदर एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका हैवी कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री। वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का कंसंट्रेशन पाया जाता है इज़ ड्यू टू द डेवलप नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पर जो नेटवर्क है वो काफ़ी डेवलप है, नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। मैनी कंट्रीज़ ऑफ एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अंडर डेवलप्ड है, यानी कि अभी वहाँ पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो मेन रीज़न क्या हो गया कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जहाँ पर ज़्यादा अच्छा नेटवर्क अच्छा है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है, और जहाँ पर इसका जो नेटवर्क वो अंडर डेवलप्ड है तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी अंडर डेवलप हम बोल सकते हैं या लेस है। लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जैसे ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी एक ऐसी ही कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पोस्ट, टेलीग्राम, टेलीफोन, ईमेल एंड इंटरनेट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये सभी हेल्पफुल हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। इजीली रेसिप्रोकेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज़, और ये आसानी से इंफॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं इंडस्ट्री से रिगार्डिंग, जिससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होता है। तो ये इन्होंने बताए थे मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये भी बहुत ज़्यादा। देन फिर आता है आपका मार्केट।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्रीज़ के लिए वो है अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, कि मार्केट की उपलब्धि। मान लीजिए अगर कोई इंडस्ट्री कुछ प्रोडक्शन कर भी लेती है और अगर मार्केट नहीं होगा तो वो उसको कहाँ सेल करेगी और जो उसका प्रोडक्शन है वो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट भी है। मार्केट रेफर्स टू, मार्केट का मतलब होता है डिमांड ऑफ फिनिश गुड। अगर जो भी सामान बनाया है उसकी मांग इन दैट रीजन, उस रीजन के अंदर, एंड परचेजिंग पावर ऑफ द रेजिडेंट हेयर, जो भी वहाँ के निवासी हैं उनकी परचेजिंग पावर, ये मार्केट कहलाती है। तो डेफिनेशन ऑफ मार्केट होगी, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? तो मार्केट रेफर्स टू द डिमांड ऑफ फिनिश गुड इन दैट रीजन एंड परचेजिंग पावर ऑफ द रेजिडेंट देयर। देयर इज़ अ लार्ज ग्लोबल मार्केट, और एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है इन डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज हाई परचेजिंग पावर ऑफ द रेजिडेंट। अब ये बताइए कि ग्लोबल मार्केट है क्योंकि डेवलप कंट्रीज के अंदर, क्योंकि उनकी जो परचेजिंग पावर है वहाँ के रेजिडेंट। स्किल लेबर में क्योंकि ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और इसी वजह से इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा स्किल लेबर की ज़रूरत होती है। और सेल्फ प्रोपोल्ड फैक्ट्रीज़ जो है, जो कि कंट्रोल में होती है कंप्यूटराइज सिस्टम के, इसके बारे में, इसकी जो कैपेबिलिटी है इसके बारे में पूरे वर्ल्ड के अंदर विचार किया जा रहा है। देन फिर आता है कैपिटल इट इज़ अ इम्प्रेसिव टू हैव एनफ कैपिटल, कि भाई किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए पर्याप्त मात्रा के अंदर कैपिटल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, जिससे कि वो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सके और साथ में इसको ऑपरेट कर सके। ऑपरेट मीन्स चलाना। कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग फैक्ट्रीज, और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में, मशीन परचेज करने में, एंड रॉ मटेरियल्स को खरीदने में, परचेज करने में, एंड पेइंग वेजेस टू द वर्कर्स को वेजेस देने में। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ नॉट एज एक्सपेक्टेड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल की कमी होती है, लैक ऑफ कैपिटल होता है। दैन फिर आता है आपका वाटर सप्लाई ऑल्सो अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। और वाटर सप्लाई है वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट कर सकता है, उसकी लोकेशन को। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, एटॉमिक पावर स्टेशन, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बिना पानी के डेवलप नहीं हो सकती हैं। देयरफॉर इसी वजह से ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर पेरेनियल वाटर सप्लाई के पास ही इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। पेरेनियल मतलब होता है जो थ्रू आउट द वाटर जहाँ पर मिलता रहे, पूरे साल जहाँ पानी मिले, ऐसी जगह पर इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। दैन फिर आता है आपका क्लाइमेट। सूटेबल एंड हेल्दी क्लाइमेट इंक्रीज द वर्क एफिशिएंसी। और सूटेबल और हेल्दी क्लाइमेट जो होता है वो वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है वर्कर्स की। ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सिनेमा इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिक्वायर्ड होता है क्लाउडलेस स्काई एंड सनलाइट ऑल ईयर राउंड। सिनेमा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुई है बहुत तेज़ी से मुंबई और कैलिफोर्निया के अंदर ड्यू टू सुटेबल क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट वो सुटेबल है। दैन फिर आता है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी। कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने के लिए, डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, एंड चेकिंग पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, ये तभी पॉसिबल है जब एडवांस टेक्नोलॉजी हो, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है और इससे क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। नाउ अडेज इट इज़ एसेंशियल टू पे अटेंशन, और आज के दिनों में ये ज़रूरी है कि ध्यान दिया जाए टू एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट को बचाने से रिलेटेड विद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ। इट इज़ पॉसिबल बाय एडवांस, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एडवांस टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो एंड उसके टिप्स के बारे में पता हो। दैन फिर आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती है, ये भी सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ पर। अगर गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की इज़ नेशनलाइजिंग, वो अगर इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइजिंग करती है तो फॉरेन कंपनीज़ वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप नहीं करते हैं, इस्टेब्लिश नहीं करते हैं। वहीं इसके विपरीत, ऑन कॉन्ट्रेरी मीन्स होता है विपरीत,
अगर टैक्स में एग्जेम्पशन यानी छूट दी जाती है या और किसी प्रकार की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं तो जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो यहाँ पर सेटअप करें और डेवलपमेंट बढ़ जाए इंडस्ट्रीज़ का। लास्ट में आता है आपका अदर फैक्टर्स, और जो कई फैक्टर्स हैं जो डिपेंड होते हैं। तो इसमें आ गया आपका चीप लैंड, सस्ते लैंड होने चाहिए, ज़मीन सस्ती होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ये कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में या इस्टेब्लिश करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं या अपना प्रभाव डालते हैं। तो ये तो था आपका फैक्टर्स कि कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाहिए, कौन से फैक्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक आज जो मैंने आपको बताया है उसको आपको देखना है, उसको अच्छे से समझना है और उसको रिवाइज करना है। तो ओके बाय, हैव अ नाइस डे।